हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। बच्चों एक आज नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वो सीरीज है डेटा इंटरप्रिटेशन की। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीआई। पता नहीं क्यों बहुत लोग इसका डिमांड किए थे, बहुत दिनों से इसका डिमांड चल रहा। बहुत लोग कमेंट करके भी बोले सर डीआई पे बनाओ। पता नहीं आप लोग के मन में ऐसा फियर किया है इसको लेके, कोई ना कोई तो डर है, तभी ज़्यादा लोग इसको डिमांड कर रहे हैं। बच्चों डीआई की एक बात बता दूं, डीआई बहुत आसान है। सबसे आसान मुझे डीआई लगता है। डीआई क्यों लगता है? क्योंकि अगर आपका अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डीआई के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और ये स्कोरिंग होता है। अगर डीआई आपके सेट में आ गया तो आप लकी हो, इजीली आप स्कोर कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो। और मैं बता दूं कि डीआई पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो सब अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अर्थमेटिक में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो परसेंटेज टॉपिक है, परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज पे बेस्ड 95% क्वेश्चन जो होते हैं परसेंटेज पे बेस्ड ही होते हैं। और बाकी जितने अर्थमेटिक के टॉपिक हो गए उस पर 5% बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब सिंपल से लैंग्वेज बोलो, अगर 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया हुआ तो 95% क्वेश्चन में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब बाकी 5 क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पहले से आपको आना चाहिए परसेंटेज। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये हुआ बच्चों कि डीआई पढ़ने से पहले आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है और कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो डीआई के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आप अभी तक परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हैं तो मैं परसेंटेज टॉपिक का भी वीडियो बना चुका हूँ, उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद डीआई देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डीआई में 95% जगह केवल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ही यूज होने वाला है। जो लोग मेरे वीडियो देख चुके हैं परसेंटेज के, वो लोग अपना नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे, उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई होता क्या है और कितने टाइप की डीआई हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। और उनमें से एक स्पेशल डीआई है जिसको बोलते हैं टेबुलेशन फॉर्म। तो आज हम लोग टेबुलेशन फॉर्म को समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डीआई क्या होता है और कितने टाइप की डीआई हमारे एग्जाम में आती है। देखो बच्चों, डीआई का अगर डिफिनेशन आपको समझना है तो नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। नाम क्या इसका है? डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा को आपको क्या करना है? इंटरप्रेट करना है। आपके सामने डेटा दिया रहेगा, आपको इंटरप्रेट करके कुछ क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अगर लेमन लैंग्वेज बोलूं बच्चों तो सेट ऑफ डेटा या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि और ग्रुप ऑफ डेटा आपके सामने दिया रहेगा, आपको उसको एनालिसिस करना होगा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, अब वो जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसका लेवल कितना है, लो है, हाई है या फिर मीडियम लेवल का है। और एक चीज़ बता दूं बच्चों, डीआई में जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, लो लेवल के होते हैं, मीडियम के होते हैं और हाई लेवल के होते हैं। ठीक है, तो जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं, जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, उनके एग्जाम में हाई लेवल की डीआई आती है। ठीक है, और हम लोग के एग्जाम में जो हम लोग गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग के सेट में बेसिक लेवल का डीआई आता है और बहुत होगा तो मीडियम लेवल का डीआई आ जाएगा। मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब वो कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको गेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पब्लिक सेक्टर में आए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मुझे लगता है बहुत लोग इसलिए डरते हैं बच्चों कि आप इसके डीआई के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देख लेते होंगे तो आपको डर लग जाता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के एग्जाम में डीआई के बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं और बहुत होगा तो मीडियम लेवल क्वेश्चन आएंगे। हाई लेवल क्वेश्चन डीआई में हमारे में आने की कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं है। ठीक है, तो बी केयरफुल। आप जब भी डीआई कहीं से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, हाई लेवल की डीआई पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बेसिक डीआई के कॉन्सेप्ट समझ लो और उस पर बेसिक लेवल पे बेस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपका डीआई प्रिपेयर हो जाएगा। जैसा मैं आप लोग को अभी बताया कि डीआई का मतलब होता है कि डेटा को इंटरप्रेट करना, मतलब डेटा को एनालिसिस करना और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन का जवाब देना, बस यही डीआई होता है अगर लेमन लैंग्वेज बोली तो। अब इसी बात को मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं बच्चों। मान लो कि आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर लिख दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए, 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखा हुआ है। अब ये डेटा आपके सामने पड़ा हुआ है। अब मैं आप इस पे बेस कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, मैं बोलूं कि इवन कितने नंबर होंगे, तो आप बोलोगे सर 1 से लेकर 100 नेचुरल नंबर में 50 नंबर इवन होते हैं। क्यों आप ऐसा बता पा रहे हैं? क्योंकि आप इससे फेमिलियर हो, आपको पहले से पता है कि 1 से लेकर 100 तक क्या होगा, 50 इवन नंबर है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप काउंट करोगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके काउंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि कितने इसमें ये जो नंबर आपके सामने दिया इसमें से कितने नंबर है जो कि ऑड है,
तो आप बोलोगे सर 50 इवन है 50 ऑड है, क्योंकि जितना भी नेचुरल नंबर होता है या तो इवन होता है या तो ऑड होता है, तो 50 इवन तो 50 ऑड हो जाएंगे, सिंपल सा लैंग्वेज में। अब मैं थोड़ा सा, ये तो देखो इजी लेवल क्वेश्चन हो गया कि मैंने आपके सामने डेटा दिया और इजी लेवल पूछ लिया। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे, तो 1 से लेकर 100 तक नंबर में मल्टीपल ऑफ 5 कितने नंबर है, तो आपको पता है कि 5 होगा, 10 होगा। अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता है कि 50 तक 10 होगा, फिर अगले 50 तक क्या होगा, 10 होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल पूछा जाएगा बच्चों तो पूछेगा कि इसमें कितने प्राइम नंबर है, आपको बताओ प्राइम नंबर कितने हैं। तो जिसको याद होगा कि कितने प्राइम नंबर होते हैं वो तुरंत लिख देगा यहाँ प्राइम नंबर कितने होंगे। जिनको याद नहीं होगा वो काउंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करेंगे और बताएंगे कि प्राइम नंबर टोटल कितने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाता है जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल अलग अलग पूछे जाते हैं। ठीक है, बस आपको ये समझना है सिंपल से लैंग्वेज कि डीआई का मतलब होता है कि सेट ऑफ डेटा आपके सामने दिया रहेगा, उसको एनालिसिस करना होगा और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर करना होगा। बस सिंपल से लैंग्वेज बोले तो यही इसका मतलब होता है। ठीक है, अगर आप पहले से पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लोगे। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है सर कि सेट ऑफ डेटा आपके सामने, तो आपने बोला कि सेट ऑफ डेटा दिया रहेगा या फिर ग्रुप ऑफ डेटा दिया रहेगा, उसको एनालिसिस करना होगा और आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। लेकिन जो बच्चों अगर हमारे एग्जाम में जो होता है बच्चों 4 टाइप के सेट ऑफ डेटा दिया रहता है। ठीक है, 4 टाइप के जो ये डेटा आपके सामने लिखा है इसको हम लोग 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा है बच्चों। तो टाइप ऑफ डीआई में सबसे पहला है टेबुलेशन। डेटा जो दिया रहेगा आपके सामने टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा। इसको अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो मैं आपको बोलूँ, आपके सेमेस्टर के एग्जाम का जो मार्कशीट मिलता है या फिर 10-12 का जो मार्कशीट मिला है उसमें आपका जो मार्क्स है टेबल के फॉर्म में दिया रहता है। अगर डेटा टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा, टेबल का मतलब ऐसे टेबल बना रहता है, ऐसे ऐसे टेबल दिया रहता है, टेबल बना रहता है, और अगर नंबर इस फॉर्म में दिया हो तो उसको बोलते हैं टेबुलेशन। तो सबसे पहला है टेबुलेशन। नेक्स्ट है बच्चों पाई चार्ट। तो पाई चार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग देखे होंगे इस टाइप का फिगर कहीं ना कहीं कि ऐसे सर्कुलर बना होता है और लिखा होता है कि ये 25% है, फिर लिखा होता है ये 45% है, और आगे ऐसे करके लिखा रहता है। तो जब डेटा सर्कुलर चार्ट में दिया रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आने वाले लेक्चर में, एक लेक्चर में हम लोग टेबुलेशन पढ़ेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में टेबुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पाई चार्ट पढ़ेंगे, पाई चार्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सारा का सारा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट है बार डायग्राम। तो थर्ड है बार डायग्राम। इस टाइप का आप डायग्राम देखे होंगे कि एक एक्स एक्सिस होता है, कि वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पे ऐसे कुछ बार बने होते हैं, इस टाइप के कुछ बार बने होते हैं। ठीक है, ऐसे कलर कोडिंग किया रहता है, ये होता है बार बने होते हैं। तो इस टाइप के अगर डेटा एग्जाम में दिया रहेगा तो उसको बोलते हैं बार डायग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट है बच्चों लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है बच्चों, तो आप इस टाइप का डायग्राम देखे होंगे कि यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, और कुछ इस टाइप का डायग्राम दिया रहता है। ठीक है, जिगजैग टाइप का, तो इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। तो इस टाइप का डेटा दिया रहेगा उसको बोलेंगे लाइन ग्राफ। तो हमारे एग्जाम में बेसिकली बच्चों डीआई जो होती है 4 टाइप की आती है। पहला टेबुलेशन, जब डेटा टेबल फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको टेबुलेशन बोलते हैं। पाई चार्ट मतलब जब डेटा एक सर्कल के फॉर्म में लिखा रहेगा तो उसको बोलते हैं पाई चार्ट। बार डायग्राम का मतलब क्या होता है, जब डेटा आपको बार के फॉर्म में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बार के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको बार डायग्राम बोलेंगे। और फोर्थ वन है बच्चों लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ का मतलब डेटा आपको ऐसे जिग जैग फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ग्राफ। ये 4 टाइप के डीआई हमारे एग्जाम में आती हैं। अब ऐसा हो सकता है बच्चों कि किसी क्वेश्चन में टेबुलेशन और पाई चार्ट को एक साथ दे दे, या फिर किसी क्वेश्चन में बार डायग्राम लाइन ग्राफ को एक साथ दे दे, या फिर किसी क्वेश्चन में पाई चार्ट और बार डायग्राम को एक साथ दे दे। तो अगर आप इंडिविजुअल चारों को हैंडल करना सीख जाएंगे तो इन दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेबुलेशन से। तो आज हम लोग समझेंगे कि टेबुलेशन पे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, कैसे डेटा को हैंडल करना है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बच्चों उस पर आए हुए क्वेश्चन, जो गेट में पब्लिक सेक्टर में आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि हर टाइप के डेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका 2 पार्ट बनेगा, इसका भी 2 पार्ट बनेगा, इसका भी 2 पार्ट बनेगा, इसका भी 2 पार्ट बनेगा। यानी कि टोटल हम लोग 8 पार्ट में ये वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं डीआई का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों टेबुलेशन को समझते हैं कि टेबुलेशन क्या होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर कोई टेबल फॉर्म में डेटा दिया रहेगा तो उसको कैसे एनालिसिस करेंगे। तो अगर सिंपल सा लैंग्वेज बोलूं बच्चों तो टेबुलेशन का मतलब होता है कि डेटा आपको टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा, टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा।
ठीक है, डेटा आपको टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों कि आपको जब मार्कशीट मिलता है, आपको किसी सेमेस्टर में मार्कशीट मिलता है या फिर आपको 10th-12th में जो मार्कशीट मिला होगा, वो जो डेटा होता है टेबल के फॉर्म में दिया रहता है। आपके मार्क्स इसमें दिए रहते हैं, टेबल के फॉर्म में दिया रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, यहाँ पे एक मार्कशीट लिया है मैंने, देखो ये आपके सामने एक मार्कशीट दिख रहा होगा। ये मार्कशीट में जो डेटा दिया है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये जो डेटा दिया है बच्चों, यहाँ पे जो डेटा दिया है ये टेबल के फॉर्म में बोलते हैं, ये डेटा आपके टेबल के फॉर्म में दिया है। ठीक है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट दिखेगा क्लियरली कि क्या है। अब आप लोग बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखो ये जो मार्कशीट है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, और उसके बाद बोला है कि सारे सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है। तो सारे सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं? 100 मार्क्स के हैं। अब उसमें जो 100 जो मार्क्स है बच्चों, उसमें 2 टाइप के मार्क्स हैं, एक थियरी का है और दूसरा क्या है, प्रैक्टिकल का है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट स्कोर किया है थ्योरी में 42 स्कोर किया, हिंदी में, इंग्लिश में कितना किया, 23 स्कोर किया है। उसी तरह प्रैक्टिकल का डेटा दिया हुआ है और सामने टोटल दिया। टोटल का मतलब क्या होगा कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में जो मार्क्स उसने स्कोर किया वो दिया हुआ है, और उसके आगे ग्रेड लगा हुआ है। ये ग्रेड दिया हुआ है कि उस सब्जेक्ट में कौन सा ग्रेड मिला है, और फाइनल रिजल्ट दिया है कि पास है कि फेल है। क्लियर है? तो ये डेटा टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। अब मैं आपसे सिंपल से एक क्वेश्चन पूछूं कि आपसे मैं सिंपल से पूछूं बच्चों कि इंग्लिश में स्टूडेंट ने टोटल नंबर कितने पाए हैं, तो आप बोलोगे इंग्लिश में 52 नंबर टोटल पाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश में थियरी में कितना पाया है, तो इंग्लिश वाले को देखोगे थियरी में कितना पाया है, 23 पाया है। अगर मैं बोलूँ इंग्लिश के प्रैक्टिकल में कितना पाया है, तो बोलोगे आप 29 नंबर पाया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछेगा बच्चों कि ये जो स्टूडेंट है टोटल 6 सब्जेक्ट है उसके, अब पूछेगा इसमें से कितने सब्जेक्ट हैं जिसमें वो पास हो गया है। तो आप देखोगे टोटल में क्या लिखा है, 1 2 3 4 5, और ये मैथ में फेल हो गया। मैथ में क्या हो गया, फेल हो गया। तो आप बोलोगे टोटल 5 सब्जेक्ट में पास हो गया है और एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, और वो सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ है। अगर आपसे पूछा जाए कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें वो 50 से ज़्यादा नंबर स्कोर किया है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में 50 से ज़्यादा नंबर पाया है। अगर मैं बोलूँ कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके थ्योरी में 50 से ज़्यादा पाया है, तो थ्योरी वाले देखोगे थ्योरी में कितने, 42 पाया है, 23 पाया है, ये 4 पाया है, 23 पाया है, 23 14, तो बोलोगे सर एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो थ्योरी में 50 से ज़्यादा पाया हो, यानी कि 0 सब्जेक्ट। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बस एनालिसिस करना होगा। इसमें देखो ये ध्यान रखना है कि एक रो होता है, कॉलम होता है। तो रो में देखो यहाँ रो है, इसको रो बोलते हैं, और इधर कॉलम होता है। तो रो में कितने वेरिएबल है, टोटल 6 वेरिएबल है रो में। ठीक है, 6 सब्जेक्ट की बात किया है। कॉलम में कितने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 टाइप का डेटा कॉलम में दिया हुआ है, और रो में कितना दिया हुआ है, 6 टाइप का डेटा दिया है। इसी को आपको एनालिसिस करना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को जवाब देना है। ठीक है, अब मैं आपको रियल क्वेश्चन दिखाता हूं कि रियल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन ओपन हुआ है बच्चों, इसमें आपको कुछ डेटा दिया है टेबल के फॉर्म में, और इसी टेबल पे बेस्ड 4 क्वेश्चन पूछेंगे। 1 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एक बात बता दूं बच्चों, जितने भी डीआई के जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा ग्रुप में पूछे जाते हैं, या तो 4 के ग्रुप में, या तो 5 के ग्रुप में, या तो 6 के ग्रुप में। एक कॉमन डेटा दे देता है, उसी डेटा पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसको बोलते हैं कैसलेट बोलते हैं। ठीक है, डीआई के जो क्वेश्चन उसको क्या बोलते हैं, कैसलेट बोलते हैं। एक कैसलेट में 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो गेट एग्जाम है बच्चों, ध्यान रखना, गेट एग्जाम में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन जो आते हैं 2 मार्क्स के आते हैं, 5 क्वेश्चन जो आते हैं 1 मार्क्स के आते हैं। तो ऐसा हमारे एग्जाम में पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे कैसलेट के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। तो आपके एग्जाम में, गेट के एग्जाम में क्या किया जाता है बच्चों कि ये डेटा दिया जाता है और इनमें से कोई एक क्वेश्चन को आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है? लेकिन जब पीएसयूज की बात आती है तो पीएसयूज में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि पूरा का पूरा कैसलेट आता है, मतलब एक ऐसे डेटा, कॉमन डेटा दे देगा और इस पे बेस्ड 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। लेकिन गेट के एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन आता है, और किस टाइप का क्वेश्चन आता है जब हम लोग अभी आने वाले सेशन में सॉल्व करेंगे जो गेट में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, एकदम क्लियर होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक काम करो, आप वीडियो को वहीं पे रोक दो और खुद से पूरा डेटा पढ़ो, क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको समझ में आता है तो इसको सॉल्व करो, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं आपको, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे अप्रोच करना है। जो लोग ईमानदारी से वीडियो को रोक के खुद से पढ़े होंगे उनको एक बात समझ में आ गया होगा कि डेटा जो दिया है बच्चों, कुछ पब्लिक सेक्टर का डेटा दिया हुआ है। पब्लिक सेक्टर मतलब सेल, सीआईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, एनटीसी, टोटल 6 कंपनी जो 6 पीएसयूज है उनके बारे में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि
कि इनका 2018 में कितना इन्वेस्टमेंट इनको मिला और 2019 में कितना इन्वेस्टमेंट मिला। ठीक है, टू टाइप का डेटा दिया है। जैसे सेल की बात करें, सेल में सेल का दिया कि 2018 में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था और 2019 में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था। उसी तरह सारे 6 पीएसयू से क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है डेटा में। अब क्वेश्चन जो लोग ध्यान से पढ़े होंगे उनको एक बात समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये जो तीनों क्वेश्चन है एक दूसरे से रिलेटेड है। तीनों का आंसर एक ही बार आएगा जब पूरे डेटा को कैलकुलेट करोगे। और जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, इनको पहले दूसरे तीसरे से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है बच्चों, तो जो लोग 4 को ध्यान से पढ़ेंगे उनको पता होगा कि दिया है कि 2018 में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट आया सारे के सारे पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, और उसके बाद 2019 में कितना आया और ये कितने से एक्सीड कर रहा है परसेंटेज में आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा बात बोलूं कि 6 पब्लिक सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट आया टोटल का सम, तो टोटल का सम ये दिया हुआ है। तो 2018 में इतना इन्वेस्टमेंट आया टोटल कंपनी को, टोटल पब्लिक सेक्टर को मिलाने के बाद, और 2019 में टोटल इन्वेस्टमेंट इतना आया। अब आपसे सिंपल से यही पूछा गया कि कितना परसेंट बढ़ा है यहां से यहां तक जाने में, यही आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप कितना फास्ट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं वही आप पे डिपेंड करेगा और कैसे आंसर टिक कर लेते हैं। अब जो लोग पैदल चलने वाले बच्चों को क्या को बोलेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, तो सिंपल सा तरीका होता है कि जो बढ़ा है उसको घटा लेंगे। कितने से बढ़ा है, तो 72 माइनस 18538 कर लेंगे और डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड होगा, तो यहाँ से बढ़ रहा है तो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 18538 करेंगे इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको टिक करेंगे, आप एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो गेट में अगर आप ऐसा करते तो ठीक है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसे थोड़ी करोगे। और दूसरी बात बच्चों कि जब आप मेरे से परसेंटेज पढ़े हो, प्रॉफिट लॉस पढ़े हो, इंटरेस्ट पढ़े हो, तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि हम अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन करके काम बना सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम लोग 18,500 मान सकते हैं, इसको 22,500 मान सकते हैं। तो कितने लोग बोलेंगे कि सर 4,000 से बढ़ा है, नियरली अप्रॉक्स जो है 4,000 के आसपास क्या हुआ है, बढ़ा है। 4,000 से ज़्यादा बढ़ा है, 200-300 ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन हम अपने दिमाग में रख लिए कि 4,000 बढ़ा हुआ है। अब 4,000 इसका कितना परसेंट है यही आपको कैलकुलेट करना है। तो 4,000 से बढ़ा है बच्चों, तो 4,000 इसका कितना परसेंट है। अगर खुद सोचो कि अगर, ध्यान समझना, अगर ये 20,000 होता तो इसका 4,000 कितना होता, 20% होता। अगर ये 20,000 होता तो 4,000 इसका कितना होता, 20% होता। यानी कि जो भी आंसर आएगा 20% से ज़्यादा आएगा, 20% से कभी कम आंसर नहीं आ सकता है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये 20,000 होता तो 20,000 का 4,000 कितना होता है, 20% होता है। और ये 20,000 से कम है, इसका मतलब 4,000 जो होगा 20% से ज़्यादा आएगा। यानी कि जो भी आंसर आने वाला है वो 20,000 से ज़्यादा आने वाला है। तो कितने लोग बोलेंगे, ऑप्शन को देखेंगे तो ए ऑप्शन कभी पॉसिबल नहीं है, बी ऑप्शन कभी पॉसिबल नहीं है, और सी तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा आंसर, डी बचा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। डी आप टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। आपको ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन में ही कैलकुलेशन करना है, और इस टाइप के कैलकुलेशन में आपको सिखा चुका हूं। परसेंटेज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस टाइप का कैलकुलेशन आप देखोगे और 10 सेकेंड में टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। आप कभी भी इस टाइप से कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना। अगर आप अभी तक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट का वीडियो आप नहीं देखें, उन सब का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उनको देख लेते हैं तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, माइंड में कैलकुलेट करेंगे, आपको लिखने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आप इसको देखते देखते कि 4,000 से बढ़ा, इसका 4,000 कितना है। अगर ये 20,000 होता तो 4,000 इसका 20% होता है, यानी कि 20,000 से कम है तो 20% से ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन देखते टिक करते आप आगे बढ़ जाते। ठीक है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ता। अब जो लोग क्वेश्चन को पढ़े होंगे ध्यान से, उनको एक बात पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अगर सॉल्व करना है बच्चों, तो इन सारे पीएसयूज का ग्रोथ पहले हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही 1, 2, 3 का हम आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबका पहले ग्रोथ कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 बाई 1। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल का, देखते हैं। तो सेल में 2018 में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना हुआ है। 2019 में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना हुआ है। तो डेफिनेटली ये ग्रोथ हुआ है। और कितने का, यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट का ग्रोथ है निकालना है। उसी तरह यहाँ पे कितने परसेंट का, यहाँ पे कितने परसेंट का, ऐसे करके सारा निकालना है। और उनको जब कंपेरिजन करेंगे तभी 1, 2, 3 का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब निकालना कितना फास्ट आप कैलकुलेट करते हैं यही आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करने का तरीका, आप कभी भी जो ये मेथड है ऐसे कभी नहीं कैलकुलेट करेंगे कि 6,578 माइनस
5980 डिवाइडेड बाई 5980 इंटू 100, ऐसे आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आप ऐसे एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो एक ही कैलकुलेट सॉल्व करने में आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है अप्रॉक्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको कंपेरिजन करना है तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन से आपका काम बन सकता है। तो खुद सोचो कि यहाँ 5980 है तो कितने लोग बोलेंगे इसको सर हम लोग मान सकते हैं 6000, मान सकते हैं कि नहीं, लेकिन 6000 में 20 कम है, याद रखना ध्यान में दिमाग में, और ये 6600 के आसपास है। तो कितने लोग बोलेंगे कितने के आसपास बढ़ा है, तो कितने लोग बोलेंगे अप्रॉक्स सर हम लोग मान सकते हैं कि प्लस 600 बढ़ा हुआ है, प्लस 600 के आसपास बढ़ा हुआ है। अब प्लस जो 600 है इसका कितना परसेंट वही कैलकुलेट करना है। 5980 का 10% कितना होगा, 598, अप्रॉक्स 600। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो है 10% से बड़ा है, लगभग में, एग्जैक्ट नहीं निकालना है हम लोग, अप्रॉक्स निकालना है। सिमिलरली अगर CIL का कैलकुलेट करें तो CIL का ध्यान से देखो, 4700 से कितना हो जाए, 5900 हो जा रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे यहाँ 300 करेंगे तो 5000 हो जाएगा, 300 ये और यहाँ पे 900, 9 3 1200। तो कितने लोग बोलेंगे अप्रॉक्स सर प्लस 1200 बढ़ा हुआ है। अब प्लस 1200 बढ़ा है, इसका 1200 कितना परसेंट ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 1200 का 4 टाइम कितना, 4800 होता है, सबको पता है। ये 4800 से कम है तो कितने लोग बोलेंगे सर ये अप्रॉक्स 25% से थोड़ा सा कम बढ़ा होगा। तो हम मान लेते हैं कि 25% से बढ़ा है, 25% से थोड़ा सा कम बढ़ा होगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि अगर 4800 होता तो 1200 से कितना होता, 25% होता, यानी कि 25% से थोड़ा सा कम बढ़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात का। एनटीपीसी की कैलकुलेशन करते हैं तो एनटीपीसी 3000 इन्वेस्टमेंट हुआ 2018 में, 2019 में कितना हुआ है, 1300 रुपया बढ़ा है। तो यानी कितना बढ़ा है, प्लस 1300 बढ़ा है। अब इसका प्लस 1300 कितना परसेंट ये आपको कैलकुलेट करना है। तो खुद सोचो बच्चों अब ध्यान से कि इसका 1300 निकालना है, तो ध्यान समझना मेरी बात। इस 3000 का 10% कितना होगा, 300 होगा, और 10% की वैल्यू 300 है तो 1200 की वैल्यू कितनी होगी, 40% होगी। तो कितने लोग बोलेंगे सर अप्रॉक्स 40% से ज़्यादा, मतलब 42-43% के आसपास बढ़ा होगा। ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान से, 1300 इसका कितना परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। आप खुद सोचो कि 10% की वैल्यू कितनी होगी, 300 होगी। तो 1200 की वैल्यू कितनी होगी, 1200 की वैल्यू होगी 40%, यानी कि 1300 है तो 40% से ज़्यादा आएगा। 40% थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो हमने अप्रॉक्स 42-43% हमने मान लिया, तो हमने 43% मान लिया। नेक्स्ट देखते हैं ONGC का। ONGC में 2018 में 2400 इन्वेस्ट हुआ था और 2019 में कितना हुआ है, 3000। तो कितना का चेंज हुआ है बच्चों, तो प्लस 600 का चेंज हुआ है। तो प्लस 600 बढ़ा है, प्लस 600 इससे कितना परसेंट है, तो कितने लोग बोलेंगे कि 600 का 4 गुना करने पे 2400 आता है, यानी कि 25% से बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये 25% से बढ़ा हुआ है, एग्जैक्ट 25% से बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों HPCL की बात करते हैं। तो HPCL में पहले इन्वेस्टमेंट कितना था, 1525 था, अब कितना इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, 1580 हो जा रहा है। तो कितना से बढ़ रहा है बच्चों, तो आप एग्जैक्ट देखोगे तो यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालोगे तो ऐसे निकालने का तरीका देखो, इसको मान लो कि 500, इसको मान लो 800, तो 500 से कितने लोग बोलेंगे सर करीब 300 के आसपास बढ़ा है, और 300 थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब मान लेते हैं 325 के आसपास बढ़ा होगा। तो 325 बढ़ा हुआ है, अब 325 इसका कितना परसेंट ही आपको निकालना है। तो खुद सोचो कि 300 अगर ये होता तो इसका 5 गुना होता, तो कितने लोग बोलेंगे सर करीब 20% के आसपास, 20 से 21% के आसपास बढ़ा होगा। तो ये करीब 21% के आसपास बढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर NTC की बात करें तो NTC में 933 इन्वेस्टमेंट हुआ है 2018 में, और 2019 में 1244 इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो कितने का डिफरेंस है, तो 244 तो ऐसे ही दिख रहा है, अगर ये 1000 होता तो 244 बढ़ा होता, लेकिन 244 से ज़्यादा कितना बढ़ेगा, करीब 70 के आसपास बढ़ेगा। तो 244 में 70 ऐड कर देंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर करीब ये जो हो जाएगा 300 से ज़्यादा, 310 के आसपास बढ़ेगा, प्लस 310 हुआ है। तो प्लस 310 हुआ है बच्चों, तो 310 इसका कितना परसेंट यही आपको निकालना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका 1/3 310 है, तो कितने लोग बोलेंगे 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.3% के आसपास ये बढ़ा है। ये सारे का हमने ग्रोथ जब कैलकुलेट कर लिया तो 1 2 3 क्वेश्चन का हम लोग इजिली आंसर कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान देना, जो लोग इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, ग्रोथ निकालेंगे, उनके लिए बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना सीख जाते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इस टाइप का कैलकुलेशन मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस और इंटरेस्ट अगर मेरे से किए होंगे तो इस टाइप का कैलकुलेशन आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस सेशन को कंप्लीट कर लो। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट देख लोगे तो इस टाइप के कैलकुलेशन आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे। जब ये हमने कैलकुलेट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि 2019 में सबसे कम किस में इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है।
तो सबसे कम परसेंट जिसका बढ़ा होगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे कम कितना है, ये सेल 10% दिख रहा है और कोई कम है क्या, नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेल। सेल में सबसे कम इन्वेस्टमेंट परसेंट बढ़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंड पूछा गया था परसेंटेज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वाज नियरली इक्वल इन द केस, किसके केस में कौन सा ऐसा पीएसयू है जिनका जो परसेंटेज इंक्रीमेंट जो हुआ है वो नियरली इक्वल है। तो देखो ध्यान से, ये 10% तो किसी का आ नहीं रहा, 25% किसी का आ रहा है कि यस 25% आ रहा है, किसका किसका आ रहा है, ओएनजीसी और सीआईएल का। और कोई है क्या क्लोज, नहीं, और कोई क्लोज नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सीआईएल और ओएनजीसी। तो सीआईएल और ओएनजीसी का मतलब कौन सा हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट का सी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा था। अब थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड में क्या बोला, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एनटीपीसी वाज मोर देन ट्वाइस टू दैट। एनटीपीसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके अगर किस पब्लिक सेक्टर का डबल से ज्यादा है। तो एनटीपीसी के सबसे पहले देखते हैं, तो कितने लोग बोलेंगे एनटीपीसी में सबसे ज्यादा ग्रोथ एनटीपीसी में हुआ है, इन्वेस्टमेंट में 43% हुआ है। तो कौन सा ऐसा पीएसयू लेंगे जिसका डबल करने के थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो अगर 10% लोगे डबल करने में 20 आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। लेकिन अगर 25 रखोगे तो 25 का डबल क्या होता है 50, 50 से बढ़ाओगे तो ये तो 43 ही लाना है। तो ये तो आपका हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। अब 33% लोगे तो 33% का डबल कितना होता है 66%, और आपको 43 लाना, ये तो होगा ही नहीं। यानी कि आपके पास बचा केवल ये 21%, और 21% किसका, एसपीसीएल का है। यानी 21 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 42, 42 को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, और यही आपसे पूछा गया है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CHPCL, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के अगर कैलकुलेट आते हैं बच्चों, तो आपको परसेंटेज कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग होना चाहिए। अगर परसेंटेज कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है तो इजीली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया बच्चों कि गेट के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेट तो सेम देगा, लेकिन इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो है फोर्थ ही आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ ही पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर गेट में आते हैं तो कैलकुलेट ये डेटा सेम दिया रहेगा, केवल इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर में आएगा तो पब्लिक सेक्टर में क्या होगा कि ये कैलकुलेट देगा और पूरे के पूरे पार्ट पूछे जाएंगे, 1 2 3 4, इसी पे बेस्ड चारों के चारों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब आने वाले सेशन में, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग जितने भी पब्लिक सेक्टर के क्वेश्चन मेरे पास है और गेट के क्वेश्चन आए हुए जो है, जो टेबुलेशन में बेस्ड है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहां पे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों वो बहुत ही आसान आते हैं। मैं तो ये थोड़ा सा टफ ही आप लोगों को दिया था कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो कि कैलकुलेशन कैसे करना है। लेकिन गेट के एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते हैं, वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चन हमको इजी ही करना है और इजी लेवल के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमेशा की तरह बच्चों एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देता हूं बच्चों। ये क्वेश्चन गेट 2014 में आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया था 2 मार्क्स का। ये देखो आपके सामने डेटा दिख रहा होगा, टेबल फॉर्म में दिया है। इस टेबल को एनालिसिस करना और क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आंसर कैलकुलेट करके बताना है। और इसका ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया था बच्चों न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन थे। मतलब इसमें क्या था, आपको आंसर कैलकुलेट करना था और डेटा को आपको फिल करके बताना था कि क्या आंसर आ रहा है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया था। तो आपको आंसर कमेंट करके बताना। आपको आंसर कमेंट करने का तरीका आपको पता है, होमवर्क क्वेश्चन लिखना है और आपका क्या आंसर आ रहा है वो आंसर आपको लिख के बताना है। तो जो लोग सीरियसली गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग तो आंसर निकाल के कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं बच्चों तो ये फेसबुक पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे डेली 1-2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, तो डेली 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो ये इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। सेम क्वेश्चन दोनों जगह पोस्ट होता है। आप जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ पे कनेक्ट हो जाइए। और कनेक्ट होना ही नहीं केवल है, आपको क्वेश्चन देखना है, उसको सॉल्व करना है, आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और साथ में बच्चों ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि जितना भी वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे सारे के सारे वीडियो का लिंक यहाँ टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है। और साथ में जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो गए उनके सारे के सारे पीडीएफ या जो भी पीडीएफ अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब से चैनल से रिलेटेड सारे के सारे आपको इस टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। इन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजिली वहाँ से पेज को फॉलो कर सकते हैं या फिर चैनल को इजिली ज्वाइन कर सकते हैं।